Hello students, today is our last lecture of chemical bonding and today we will discuss thermal stability, thermal decomposition and melting point, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज भी आप लिख लें कि यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, एक एक चीज को नोट करना है और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैं आपको इतना आसानी से समझा दूंगा कि आपको एक एक चीज लेक्चर के साथ ही याद हो जाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप ये देखेंगे, ये डेटा अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे दिया गया है। हम इसको पूरा एक साथ एक जगह पढ़ लेंगे और हमारे जो ये 3 टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। जैसा हमने लास्ट लेक्चर देखा था फेजांस रूल एंड सोल्यूबिलिटी, तो उसी की तरह यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत अच्छे से अपने को करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन अगर बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन और एक होता है मेल्टिंग, तो इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सोचते रहते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन और मेल्टिंग एक ही चीज है, हालांकि ये बहुत डिफरेंस है इसमें। जैसे अगर एग्जांपल लें हम, जैसे CaCO3 है, ठीक, CaCO3 को अगर हीट करके अगर मैं तोड़ दूं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, ठीक, ये क्या है? इसका थर्मल डिकम्पोजिशन है। और हीट करके अगर इसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड में ले जाऊं, रहेगा मॉलिक्यूल CaCO3 ही, लेकिन लिक्विड में ले गए, ये इसका मेल्टिंग है। तो ये डिफरेंस होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में और मेल्टिंग में। ये थर्मल डिकम्पोजिशन था और ये मेल्टिंग है। मेल्ट करना मतलब सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना। बात समझ में आई? तो ये डिफरेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे पहला टॉपिक लिख लो थर्मल स्टेबिलिटी, और ये सबसे आसान है, ये आपका सोल्यूबिलिटी से भी आसान है। थर्मल स्टेबिलिटी देखो, अब मैं इसको हटा देता हूं, ये आपने नोट भी कर लिया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी, इसमें हम 2 केस बनाएंगे। केस 1, इसमें पहला केस हम लिखेंगे व्हेन कॉमन आयन इज मोनोएटोमिक, ठीक। देन लाइक, अच्छा लिख लो, लाइक जैसे ऑक्साइड है, O2- है, नाइट्राइड आयन है, ठीक, नाइट्राइड आयन है। और अगर हम बात करें हैलाइड आयन से आपके, जैसे F- है, Cl- है, Br- है, I- है, ये सब ये मोनोएटोमिक है। मोनोएटोमिक का मतलब क्या है? जिसमें एक ही एटम होगा। भाई इसमें आपको कहीं पे 2 एटम तो दिखाई नहीं दे रहे ना, तो ये सब क्या है? मोनोएटोमिक है। देन डाउन एज लिखना, ऐसे लिख लो या सीधा लिख लो, देन डाउन द ग्रुप, या ऐसे लिख लो एज वी गो डाउन द ग्रुप, है ना। देन डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। समझ आ रही बात? ऐसा क्यों होता है? जो मोनोएटोमिक आयंस हैं उनको हम स्मॉल आयन मान लेते हैं, है? क्या करेंगे? मोनोएटोमिक आयंस क्या मान लिए? हमने मान लिए स्मॉल आयन है। और डाउन द ग्रुप क्या है? साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, हेंस पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज। और पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। जितनी बढ़िया पैकिंग एफिशिएंसी होगी उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलेंगे सर Cl-, Br-, I- तो बहुत बड़े एनायन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस केस में आपको मोनो एटॉमिक आयन को स्मॉल आयन कंसीडर करके चलना है और ये बोलना है कि डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज इंक्रीज होने से उनकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी, यहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं थर्मल स्टेबिलिटी लिखेंगे। मैंने दोनों ही जगह क्या लिख दिया? थर्मल डिकम्पोजिशन लिख दिया, तो ये आप ठीक कर लेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी डिक्रीज हो जाएगी। और ऊपर भी क्या करोगे? ऊपर भी हम थर्मल स्टेबिलिटी करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की जगह। ये समझ में आया आपको? ठीक, बस ऐसा मतलब सोचना मत वहां जाके कि यार क्लोराइड ब्रोमाइड तो बड़े थे, सर ने छोटा लिखा दिया। आप सारी चीजें छोड़ो, मोनो एटॉमिक के साथ ये मान लो डाउन द ग्रुप जैसे ही जाते पैकिंग एफिशिएंसी घटती है तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। समझ आया कि नहीं? अब देखो, जैसे एग्जांपल अगर आपको लिखने हैं ऑक्साइड्स के, हम लिखेंगे ऑक्साइड्स के केस में आप क्या लिखोगे? Li2O है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और फिर CH2O। तो इसमें आपने क्या देखा? जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं क्या हो रहा है?
कैटायन का साइज बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास जो कॉमन आयन है ऑक्साइड आयन वो क्या है, स्मॉल है, और स्मॉल होने की वजह से डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, बिल्कुल सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, जो सेकेंड डे के ऑक्साइड्स है BeO, MgO और कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड का भी ऐसे ही डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड्स की अगर बात करें, जैसे नाइट्राइड क्या होगा, Li3n, ठीक, फिर Na3n और फिर आपका K3n आएगा, Rb3n आएगा और CS3n आएगा। ठीक, हालांकि ये जो नाइट्राइड्स है लिथियम के बाद ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये स्टेबल नहीं है। समझ आ रही बात? तो इनको आप लिखो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो बनते हैं वो बनेंगे Be3N2 टाइप, Mg3N2 टाइप और लास्ट में आएगा आपका Ba3N2 टाइप। तो इसमें भी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आई? और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। इसकी मैं रिएक्शन आगे लिखवाऊंगा भी सही आपको, और एनसीईआरटी में भी दी गई है। इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये क्या देता है, ये बेरियम देता है, बेरियम सॉलिड, और N2 गैस देता है। ठीक, ये आपको एज इट इज याद करना है, प्योर N2 देता है। ठीक, एग्जाम में IIT में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी में दिया गया है, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको लिखवाऊंगा भी सही, पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा भी सही, और इसके साथ साथ एग्जाम में भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि एज इट इज ये लाइन, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इस पे स्टार लगा के ये नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, नाइट्राइड्स के बाद क्या आएगा, नाइट्राइड्स के बाद अगर हम बात करें हैलाइड की, अब हैलाइड कोई भी हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, कुछ भी। तो आप उसमें भी क्या करोगे, क्योंकि मोनो एटॉमिक आयन है तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसके केस में भी वो डिक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर आप सीधे सीधे लास्ट में फाइनली लिख लेंगे। ठीक, ये ऑर्डर आएगा। तो ये पहला केस था आपका। एक केस और ऐसा ही है, उसमें हम कॉमन आयन की जगह, कॉमन आयन हम मोनो एटॉमिक की जगह पॉली एटॉमिक कर देंगे, और डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बड़ा कैटायन होगा, बड़ा एनायन होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप एक बार ये लिखो, फिर केस 2 हेडिंग डाल के हम नेक्स्ट कर देंगे। लिखो जल्दी। नेक्स्ट लिखो केस 2। केस 2 में क्या लिखेंगे, कॉमन आयन क्या हो, पॉली एटॉमिक हो। हेडिंग डाल लो, केस 2, व्हेन कॉमन आयन इज पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक लाइक बोलो भाई, किसकी जैसा होगा, लाइक आपका जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, सबसे छोटा कौन सा था, OH माइनस सबसे पहला, जिसमें दो ही आयन है, दो ही एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और कौन सा आएगा, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, फिर सल्फेट्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपके नाइट्रेट्स हो सकते हैं। ठीक, और कौन सा आएगा, नाइट्रेट्स, इसके अलावा फॉस्फेट्स हो सकते हैं, और कितने भी कर लो, क्लोरेट्स हो सकते हैं, ऑक्जेलेट्स हो सकते हैं। ठीक, कोई भी हो जाए। ठीक, C2O4 माइनस, ये भी हो, ऑक्जेलेट्स कहते हैं इनको, लेकिन आपको इतना नहीं आता, आपके तो मेन ये मान लो, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, हैलाइड है, फिर ये अपने इसमें पॉलीएटॉमिक में आएंगे, ऑक्साइड आ गए, कार्बोनेट्स आ गए, बाइकार्बोनेट्स आ गए, सल्फेट आ गए, नाइट्रेट आ गए। इसके अलावा आपके और कुछ नहीं आएगा। ठीक, बस फिर भी मैंने लिख दिया, बाई चांस अगर एग्जामिनर पूछ भी ले या किसी बुक में कहीं से आप पढ़ो तो आपको टेंशन ना आए। ठीक, इधर देखो नेक्स्ट, इसमें अब हम क्या लिखेंगे, ये हो गया। देन डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। कोई डाउट है क्या? ये हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे, जैसे अगर लिखना चाहो लिख सकते हो भाई, पॉलीएटॉमिक आयन कैसा है, पॉलीएटॉमिक क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन आपका लार्ज है, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटायन क्या होता है, इंक्रीज होगा, कैटायन का साइज भी इंक्रीज होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, जिससे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी होगी तो वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स लिख लो। जैसे सबसे पहले हम हाइड्रोक्साइड्स लिख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम हाइड्रोक्साइड्स कर रहे हैं। हाइड्रोक्साइड्स में क्या आएगा, सबसे पहला LiOH है, ठीक, फिर NaOH है, फिर KOH,
अब RbOH और CSOH ये है। तो क्या है, OH के कॉमन आयन कौन है, OH माइनस है, OH माइनस है, तो क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन में डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा भाई, बोलो। ये समझ आ रहा है, बहुत आसान है। इसी तरह आप उसका लिख सकते हो, बेरिलियम वालों का, ठीक, BeOH ट्वाइस है, ठीक, MgOH ट्वाइस है, और उसके बाद कौन सा आएगा, CaOH ट्वाइस, और कौन सा आएगा अपना SrOH ट्वाइस, ठीक। और यहां पे लास्ट और लिख लेते हैं, बोर्ड थोड़ा सा शिफ्ट करके, क्या आएगा, BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट अपना जो आएगा वो आएगा कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की अगर बात करोगे, कार्बोनेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, Li2CO3 और फिर Na2CO3, K2CO3, CH2CO3। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। तो ऐसे ही इस तरफ भी लिख सकते हो आप, BeCO3 से ज़्यादा MgCO3 और CaCO3, SrCO3 सबसे ज़्यादा स्टेबल BaCO3। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन आप यहाँ पे एक ध्यान रखना, अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड में, ओनली अल्कली मेटल की बात कर रहा हूं, आगे अभी पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, और काम भी बहुत ज्यादा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम को छोड़ के चाहे अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हो और चाहे कार्बोनेट हो, इजिली टूटते ही नहीं है, वो टूटते नहीं है, इवन अप टू रेड हॉट। अगर आपको बोलते NaOH को तोड़ के क्या बनेगा, नहीं टूटेगा, ये बोलना है। Na2CO3 को तोड़ के क्या बनेगा, नहीं टूटेगा, टूटेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी नहीं टूटते हैं, है ना। तो ये बात मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज अपने को पढ़ना है, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे ना, तब लिख लेंगे, बस वैसे मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स की अगर बात की जाए, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, LiHCO3, और नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ते रहेगी। और LiHCO3 के बारे में बता दूं, LiHCO3 क्या रहता है आपका, ये लिक्विड होता है, ठीक, और ये बाकी सब सॉलिड होते हैं, ठीक, आगे लिखवा भी दूंगा मैं, ठीक। और इसमें बात की जाए बाइकार्बोनेट्स, इसके एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक। इसके बाद आप और अगर लिखना चाहो, सल्फेट्स है, जैसे सल्फेट्स का ऑर्डर, क्लोरेट्स का ऑर्डर, ये सब आप लिख ही सकते हो। अब देखो सिंपल सा है, Li2SO4 ऐसे बढ़ता जाएगा, और CH2SO4, उधर भी यही लिख लोगे, ऑर्डर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, और कुछ नहीं करना है। अब चाहे कितनी ही बार लिख लो, चाहे एक ही बात को एक लाइन में लिख लो, जैसे हमने ऊपर लिख लिया। नाइट्रेट्स का भी आप ऐसे ही लिख लेना, फॉस्फेट्स का भी लिख सकते हो, क्लोरेट्स का भी लिख सकते हो। ये क्या है, LiNO3 डाउन द ग्रुप, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक। CSNO3 का सबसे ज्यादा होगा, और इस तरफ BeNO3 ट्वाइस, ठीक, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, BeNO3 ट्वाइस। तो बहुत आसानी से हमने ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कर लिया। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर कॉमन आयन मोनोएटॉमिक है, लाइक O2 माइनस, N3 माइनस, या कोई हैलाइड आयन F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो उस केस में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। समझ आ रही बात। अगर मान लीजिए कोई कॉमन आयन पॉलीएटॉमिक है, लाइक OH माइनस है, CO32 माइनस है, HCO3 माइनस है, सल्फेट आयन है, SO42 माइनस, नाइट्रेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, क्लोरेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, कोई भी जिसमें एक से ज्यादा एटम है, तो क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप, जैसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बस ये दो लाइन ध्यान रखनी है, और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन, और सबसे पहला किसका पढ़ेंगे, कार्बोनेट्स का। तो लिख लो थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसमें फर्स्ट पॉइंट बना लो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। बहुत आसान है, जैसे समझाऊंगा वैसा ही सीखना, बस एक दो पॉइंट याद करने हैं, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सब कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखो, अगर मान लीजिए कोई मेरे को मेटल कार्बोनेट दिया गया है, मेटल कार्बोनेट अगर दे दिया, अगर मैं उसको हीट करता हूं, हीट करने पे वो क्या देगा मेरे को, वो मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, प्लस CO2 गैस देगा, ठीक, प्लस क्या देगा, CO2 गैस। अच्छा सुनो अब मेरी बात ध्यान से, ये तो हो गया अपना सिंपल। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है, ये सुनो, पहले एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखेंगे। Li2CO3 है, इसको मान लीजिए मैंने हीट किया, क्या मिलेगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस
CO2 गैस। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल अगर लिखते हैं CaCO3, इसको हीट किया क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक, मान लीजिए मैंने PbCO3 है या ZnCO3 है, इनको भी अगर हीट किया तो इनसे भी मेटल ऑक्साइड मिलेंगे और CO2 गैस मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन मेटल के कार्बोनेट्स लेता हूं, इनके कार्बोनेट्स अगर लिए तो बहुत ज्यादा हीट करने पे इवन अप टू रेड हॉट वो टूटते नहीं है। ठीक, बहुत ज्यादा हाईली थर्मली स्टेबल रहते हैं। समझ आई बात। तो यहां पे हम नोट भी डाल देंगे, एक नोट डाल के उसको प्रिकॉशन कैसे बनते हैं वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले नोट डाल लो, एक्सेप्ट, इसमें ऐसा लिख लेंगे, एक्सेप्ट Li2CO3, एक्सेप्ट Li2CO3 मेटल कार्बोनेट्स ऑफ alkali metals do not decompose even up to red hot, समझ आया कि नहीं आया? यानी हम ये बोल रहे हैं चाहे आपको Na2CO3 दे दे या आपको K2CO3 दे दे या Rb2CO3 दे दे या CH2CO3 दे दे, इनको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये नहीं टूटेंगे, थर्मली डिकम्पोज नहीं होंगे, चाहे कितना भी टेम्परेचर, हम कितनी भी हीट दे दें। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, देखो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, देखो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विल गिव CO2 गैस, ये आपसे पूछ लिया। तो पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन Li2CO3, सेकेंड ऑप्शन इज Na2CO3 एंड थर्ड ऑप्शन इज K2CO3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल। तो क्या आंसर आ जाएगा, Na2CO3 K2CO3, और टूटते ही नहीं है तो कौन टूटेगा, ओनली Li2CO3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। इस पे एक क्वेश्चन और हम बना सकते हैं, उसमें लिख लो, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आ सकता है। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं मेनली यहां पे। अगर हम लिखे यहां पे ऑन स्लो हीटिंग Na2CO3 gives, पहला ऑप्शन लिख दिया मान लीजिए मैंने CO गैस, सेकंड ऑप्शन CO2, थर्ड ऑप्शन लिखा मैंने बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा नन। तो बताओ भाई, Na2CO3 तो टूटता ही नहीं है। Na2CO3 आप बहुत स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे तब भी नहीं टूटता है ना। और ये कह रहा कि स्लो हीटिंग पे क्या देगा, तो स्लो हीटिंग पे कुछ भी नहीं देगा, क्या लिख दोगे, नन आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ के बाकी के जो कार्बोनेट्स है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा थर्मल हीट देने पे भी नहीं टूटते हैं, इवन अप टू रेड हॉट, ये ध्यान रखना। बाकी की जो मेटल्स हैं भाई, चाहे अपनी P ब्लॉक वाली आ जाए जैसे PbCO3 वगैरह है, या D ब्लॉक की आ जाए ZnCO3 वगैरह है, या अपनी ये सेकंड है की आ जाए है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सब टूट जाएंगे। लेकिन ये सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये बात आप नोट कर लो, माइंड में फिट कर लो, आगे काम आएगी। देखो एस ब्लॉक को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, वहां पे नहीं बताऊंगा ये बातें, समझ आ रही ना। लेकिन एस ब्लॉक के टेस्ट में क्वेश्चन पूछूंगा ये सब। लिखो, इसको लिखने से पहले एक काम कर लो, एक और नोट डाल लो, वो यहीं पे हो जाएगा। देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब लिखना मेटल ऑक्साइड्स लाइक Ag2O and Hg2O decompose further on heating and gives metal and O2 गैस। समझ आया कि नहीं आया? अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, जैसे अपने को ये बोल दिया Ag2CO3 है, ये हीट करने पे क्या देगा, बच्चे बोलेंगे कि सर ये देगा आपको Ag2O प्लस CO2, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ये भी तो फर्दर टूटेगा आगे Ag में और O2 में। समझ आई कि नहीं बात? तो इसका फाइनल आंसर अपने को जो लिखना है वो हम लिखेंगे Ag प्लस O2 प्लस CO2 गैस, है ना। और बैलेंस करके लिखना चाहो तो ये आ जाएगा आपका, ये 2Ag हाफ O2, है ना।
ऐसे आ जाएगा। यानी अगर हम सीधा एग्जांपल लिखेंगे Hg2CO3, अगर ऐसा हम लिखते हैं, इसको हीट करने में अपने को क्या मिलेगा, ठीक, HgO आएगा, ठीक, Hg यहाँ पे किस में है, Hg2 नहीं, HgO आएगा क्योंकि +2 में है ना। तो ये क्या देगा, HgO देगा पहले, फिर फर्दर ये किस में टूट जाएगा, Hg + ½ O2 में, और CO2 तो ये पहले ही दे रहा था, मेटल कार्बोनेट। ठीक, ये लिखना अपने को, ये लिखो एक बार, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको मैं शॉर्ट में TD लिख रहा हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक, ये क्या देंगे टूटने पे, देखो अगर यहां पे बात की जाए, जैसे मेटल बाइकार्बोनेट है, इसको हम अगर हीट करेंगे, हीट करने पे आपको देगा मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 गैस प्लस पानी, वाटर H2O। ठीक है, ये मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसका एग्जांपल ले लिया, NaHCO3 ले लिया। ठीक, इसको हीट किया, क्या देगा ये, Na2CO3 देगा। ठीक है भाई, प्लस और CO2 गैस देगा प्लस H2O देगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, और ऐसे ही और एग्जांपल लिखना चाहो, LiHCO3 ले लिया। ठीक, क्या देगा, Li2CO3 प्लस CO2 गैस प्लस H2O, ऐसे। और रिएक्शन बैलेंस करके लिखना चाहो तो ऐसे हो जाएगा। बताऊं कैसे मिला आपको, जैसे NaHCO3 की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे NaHCO3 ना, Na प्लस है, O माइनस है, COH ये है, और एक और होगा Na प्लस O माइनस COH। ठीक, यहाँ से ये तो गया वाटर आपका। ठीक है, क्या गया, वाटर, येलो से शो कर देता हूँ, ये तो आपका वाटर निकल गया। ठीक, और यहाँ पे ये क्या निकलेगा आपका, CO3 कहाँ से जाएगा, ये आपके मान लीजिए CO2 गैस गई, ये CO2 गैस गई, और ये गया आपका Na2CO3, ऐसे जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, ये प्रोसेस होता है। अब इसमें अगर हम बात करें फर्दर, तो यहां पे आप बोलेंगे सर सेकंड है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स, क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। और फिर भी आपसे अगर पूछ ले कभी, भाई फर्स्ट है का फर्स्ट है यानी अल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट है, ठीक, और सेकंड है का बाइकार्बोनेट है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो आप ये बोलोगे। ठीक, फिर भी हमेशा ये बोलोगे। और अगर अपने से ये भी पूछ ले कभी, फर्स्ट ए का मेटल, ये क्या है, फर्स्ट ए अल्कली मेटल का कार्बोनेट है, ठीक, और सेकंड ए का कार्बोनेट है, तो इसमें भी आप ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी बताएंगे, हमेशा फर्स्ट ए की बताएंगे। ये ध्यान रखना, यानी Na2CO3, और या ऐसे लिख लो, यहां पे NaHCO3 दे दे, और होता नहीं है, मान लीजिए दे दे MgHCO3 ट्वाइस, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत अनस्टेबल है। तो इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, NaHCO3, Na2CO3, और कौन सा दे दिया आपको, MgCO3 दे दिया, मान लीजिए इसमें ज़्यादा स्टेबल Na2CO3 होगा। तो ये आपके मेटल बाइकार्बोनेट्स है, बस ये आसान सा है, ये आपको लिखना है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे मैंने पहले लिखवा दिया था आपको, यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, नोट except LiHCO3, all metal bicarbonate of alkali metals are exist in solid state, while LiHCO3 is liquid। ये भी एक पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इसमें क्या होगा भाई, जैसे कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड दे दिया आपको, और उसको थर्मली हीट करके क्या करे, तोड़ने की कोशिश की जाए, डिकम्पोज किया जाए, तो हीट करने पे क्या देता है, मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। समझ आ रही बात? जैसे अगर हम बात करें LiOH है, LiOH को तोड़ दिया, क्या होगा? टूटने पे क्या देगा? Li2O देगा प्लस वाटर देगा। रिएक्शन बैलेंस करके लिखना चाहते हो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दे दिया जाए, ये टूटने पे क्या देगा? CaOH ट्वाइस देगा प्लस वाटर देगा, कुछ भी नहीं इसमें। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपको और दे दिया PbOH ट्वाइस दे दिया फॉर एग्जांपल, इस केस में क्या करोगे? हीट करने पे क्या देगा? PbO देगा प्लस H2O देगा। ठीक, लेकिन अगर यहां पे दे दिया NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये टूटेंगे नहीं। वही केस जैसे मेटल कार्बोनेट में था, इवन अप टू रेड हॉट ये टूटेंगे नहीं। क्या लिखोगे? सोडियम का, पोटाशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का अगर हाइड्रोक्साइड अपने को बोल दिया जाए कि तोड़ो, तो ये थर्मली डिकम्पोज नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस इसमें अपने को इतना ही पढ़ना था। ठीक, नेक्स्ट लिख सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेसिक मेटल कार्बोनेट्स। बेसिक मेटल कार्बोनेट्स। अब बेसिक का मतलब क्या है? जैसे ये क्या है? LiOH क्या है? बेसिक है ना? CaOH ट्वाइस क्या है? बेसिक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? CaOH ट्वाइस डॉट CaCO3, ये टूटने में क्या देगा? भाई सिंपल सी बात है, यहां से एक कैल्शियम ऑक्साइड तो यहां से मिलेगा CaOH ट्वाइस से, और एक यहां से मिल जाएगा, तो दो तो मिलेंगे ये, और यहां से मिला वाटर और प्लस, और उससे मिला CO2, बस बात खत्म। नेक्स्ट अगर अपने को दे दिया जाए PbOH ट्वाइस, इसको हीट करो, PbOH ट्वाइस PbCO3, इसको हीट करने पे क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक, ये मिलेगा। अलग अलग तोड़ देना दोनों को, ये अभी तो पढ़ा हमने। ZnOH ट्वाइस दे दिया जाए, ZnOH ट्वाइस ZnCO3 ये दे दिया, इसको हीट कर दो तो 2ZnO मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगी, और कुछ भी नहीं इसमें। तो इतना सा लिखना था आपको, जल्दी से लिख लो। बस ध्यान ये रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे कि आपका सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम एंड सीजियम के जो हाइड्रोक्साइड है वो भी गर्म करने पे नहीं टूटते हैं। इसको लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में लिख लो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्राइड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए फर्स्ट डे और या सेकंड डे का मेटल ले लिया, और उसकी रिएक्शन करवाई हमने प्योर N2 से, तो उससे क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइड बनता है। ठीक, और ये मेटल नाइट्राइड को जब हीट करते हो वापिस क्या देता है आपको? वापिस मेटल और N2 गैस दे देगा। ठीक, यहां पे क्या करेंगे? जैसे Li3N है, ये मेटल नाइट्राइड है लिथियम का, तो इसको हीट किया, हीट करने पे क्या बन जाएगा? लिथियम मिलेगा सॉलिड 6 और N2 गैस मिलती है। समझ आ गई नहीं यार? ठीक, और क्या कर सकते हैं? जैसे अगर हम यहां पे ले लें बेरियम नाइट्राइड Ba3N2, इसको हीट करो, क्या मिलेगा? Ba सॉलिड, ठीक, प्लस N2 गैस, ये ऐसे मिलता है। समझ आ रही बात? लेकिन अगर बात की जाए Na3N, K3N है ना, Rb3N और CS3N, ये आपके एग्जिस्ट नहीं करते। क्या लिख दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब वो क्या करेंगे? वो प्योर N2 के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, लिख लेना डज नॉट एग्जिस्ट। ओनली एक ही करता, लिथियम का। भाई देखो, जहां भी एक्सेप्शन आएगा ना, किसका आएगा? लिथियम का आएगा। ठीक, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है। साइज बहुत छोटा होने के कारण चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या प्रॉब्लम आ जाती है? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण पोलराइजेशन ज्यादा करता है। पोलराइजेशन ज्यादा करता है तो आयनिक से ज्यादा, आयनिक करैक्टर से कोवलेंट करैक्टर की तरफ चला जाता है, मतलब उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा डेवलप हो जाता है। समझ आ रही बात? ये लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट्स। ये भी बहुत आसान है। इसमें देखो क्या करोगे? मेटल सल्फेट को आप थर्मली डिकम्पोज करोगे। मेटल सल्फेट, इसको हीट किया आपने, इससे क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला। मेटल ऑक्साइड के साथ क्या मिला आपको? यहां पे SO2 गैस मिलेगी प्लस O2 गैस मिलेगी। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिए ये लिख दिया ZnSO4 डॉट 6H2O। ठीक, ये क्या है भाई?
ZnSO4.6H2O, दिस इज व्हाइट विट्रोल। ठीक, ध्यान रखना, व्हाइट विट्रोल बोलते हैं इसको। इसको हीट करोगे क्या मिलेगा, ZnSO4, और वाटर उड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक, इसमें अब ये सॉलिड है तो इसको और हीट करते हैं फर्दर, क्या किस में टूटता है ये, Zn सॉलिड, Zn ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ना, ZnO प्लस किस में टूटेगा फर्दर, ये टूटेगा आपका SO3 गैस में। आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे SO2 और O2, अरे ये फर्दर आपका ज्यादा टेम्परेचर होता है तो SO3 फर्दर डिकम्पोज हो जाती है SO2 और O2 में, या सीधा लिख देना ZnO SO2 O2, आप तो सीधा लिखो। ठीक, अब नेक्स्ट अगर बात करें FeSO4, FeSO4.6H2O, ये क्या है, ये आपका ग्रीन विट्रोल है। तो इसको जब हम हीट करते हैं क्या देगा, ये आयरन ऑक्साइड देगा आपको FeO प्लस, और क्या देगा, सीधे सीधे आंसर लिख देते हैं। फिर अगर आप ये लिखना चाहो तो ये लिख लो पहले कि FeSO4 देगा, FeSO4 देगा, फिर फर्दर टूटेगा किसमें, FeO प्लस SO2 गैस, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, है ना, अब SO3 लिख रहा, बीच वाला स्टेप नहीं लिख रहा, प्लस O2 गैस। ठीक, और O2 यहाँ पे हाफ O2 आएगा। ठीक, सिमिलरली CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2, ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट, यानी ये है आपका ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल ये पढ़ा था हमने अच्छे से। ठीक, इसको हीट करोगे CuSO4 मिलेगा, जो फर्दर किस में टूट जाएगा, CuO में कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, सब में सेम है, बस ये ध्यान रखना आपको, ये लाइन ध्यान रखनी है एक। ठीक, इसको लिख लो फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। देखो भाई क्या होगा, यहां पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी वो मैं अभी बताता हूं। जैसे सिंपल सी बात है, पहले हम ये याद करेंगे, मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं वो क्या देगा आपको, मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देगा, NO2 गैस देगा। ठीक, और NO2 गैस के साथ एक O2 गैस देगा। सबसे पहली बात, ये दोनों गैस कैसी हैं, कैसी हैं भाई, दोनों पैरामैग्नेटिक है। और NO2 का कलर कैसा रहता है, NO2 आपका रहता है ब्राउन कलर का। ठीक, तो ये इसलिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, समझ आई बात। अब देखो नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो, LiNO3, इसको हीट करो भाई, क्या देगा, लिथियम का ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये दे देगा आपको। ठीक, और अगर आप लिखना चाहें, जैसे BaNO3 ट्वाइस है, इसको हीट करना, ये देगा बेरियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये मिल जाएगा आपको। ठीक, अगर यहीं पे लिख दे आपको PbNO3 ट्वाइस, ये क्या करेगा, ये हीट करने पे क्या देगा, PbO प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये ऐसे आ जाएगा। समझ आई बात। अगर लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, सोडियम में, पोटेशियम में, रूबिडियम में और सीजियम में, अगर ये हमारे पास है, इनके नाइट्रेट टूटने पे क्या देंगे, आप इनको हीट करोगे और हीट करने पे यहाँ पे नाइट्रेट्स आपको क्या देते हैं, एक तो देंगे आपको मेटल नाइट्राइट, क्या देंगे, मेटल नाइट्राइट। ठीक, प्लस O2 गैस, NO2 गैस नहीं मिलेगी इस बार। और अगर आपने कर दिया इनको स्ट्रॉन्ग हीट, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड दे देंगे और N2 गैस दे देंगे प्लस O2 गैस दे देंगे। लेकिन इस बार भी ये आपको NO2 गैस नहीं देंगे, क्या देंगे, N2। ये कैसी गैस है, कलरलेस, भाई कलरलेस ही होती है N2 गैस। देख लो 78% है बाई वॉल्यूम अपने एटमॉस्फेयर में, कहीं भी दिखाई देता आपको कलर, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, कलरलेस है। तो आप चाहो तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहाँ पे कि क्या होता है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं और साइड में लिख लेंगे, जैसे इधर देखो, यहाँ पे यानी हम NaNO3 अगर ले लें तो NaNO3 को हीट करो आप, सिंपल बोल दिया, लो टेम्परेचर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो टूटने में क्या देगा, NaNO2 मेटल नाइट्राइट। ठीक, प्लस और O2 गैस। अगर बहुत हाई टेम्परेचर ले लिया जाए, वेरी हाई टेम्परेचर, फिर आप हीट कर रहे हो उसको, तो क्या दे देगा, Na2O दे देगा प्लस N2 गैस दे देगा प्लस O2 गैस दे देगा। लेकिन अभी भी वो नहीं देगा, आपकी NO2 गैस नहीं देगा। ठीक सॉरी। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्राउन कलर्ड गैस ऑन हीटिंग। तो हीटिंग करने पे कौन देगा? पहला आपका ऑप्शन है LiNO3, दूसरा आपका ऑप्शन है NaNO3, तीसरा ऑप्शन है KNO3 एंड फोर्थ इज ऑल। तो आपको पता है तो टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे भी तो ब्राउन कलर्ड गैस तो नहीं दे रहे, तो कौन देगा? LiNO3। ठीक, नेक्स्ट है, ये आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कलरलेस गैस, या ऐसे लिखने के बजाय आप ये लिख दो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टू पैरामैग्नेटिक गैस। क्या लिख देंगे? टू पैरामैग्नेटिक गैस ऑन हीटिंग। तो क्या बोलोगे? ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। ये तो साथ के साथ लिख ही लिया करो, है ना। हाई टेम्परेचर बहुत हाई रहता है यहाँ पे, है ना। ठीक, अब ऑप्शन 1 आया आपका, ऑप्शन 1 मैंने लिखा है NaNO3, सेकंड इज KNO3, थर्ड इज यहां पे लिख दिया PbNO3 ट्वाइस। ठीक, एंड फोर्थ इज बोथ 1 एंड 2। तो आपका आंसर क्या आएगा? थर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या कर रहे हैं, मेटल नाइट्राइट दे देंगे, O2 गैस दे देंगे, हाई टेम्परेचर पे कर दिया, मेटल ऑक्साइड दे देंगे, N2 दे देंगे और O2 दे देंगे। एक ही पैरामैग्नेटिक गैस दे रहे दोनों केस में। लेकिन अगर PbNO3 ट्वाइस देखा जाए तो आपको एक तो ये दे रहा, एक ये दे रहा, दोनों ही पैरामैग्नेटिक गैस है। समझ आ रही बात? तो ये आंसर आपका आ जाएगा इसका थर्ड। आंसर टिक मैंने कर दिया है, एक बार आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, इसमें लिख लो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। तो इसमें दो केस बनाएंगे। पहला केस लिखो, इफ, केस 1 करके लिखो, इफ अमोनियम सॉल्ट have anion like Cl minus, Br minus, I minus और सल्फाइड आयन और CO3 2 माइनस, सल्फेट आयन। ठीक है, और आपका कौन सा आ जाएगा? फॉस्फेट आयन भी आएगा इस केस में। ठीक, इसके अलावा आपका एसीटेट आयन भी आएगा। ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, है ना। देन on heating it give NH3 गैस। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को दे दिया NH4Cl है, हीटिंग करने पे क्या देगा? NH3 गैस देगा, प्लस क्या देगा? HCl गैस देगा। और देखा जाए NH4 ट्वाइस S है, सल्फाइड है, तो NH3 गैस देगा प्लस H2S गैस देगा। ठीक, और इसके अलावा और दे लो कोई भी। ये दे दिया मान लीजिए CH3CONH4, ये क्या करेगा? NH3 देगा प्लस और क्या दे रहा है? CH3COOH दे देगा। इसके अलावा अगर हम और करते हैं NH4 ट्वाइस SO4 कर लो, इस केस में क्या है? हीट करने पे क्या दे रहा है आपको? NH3 गैस और H2SO4, ये बन गया। एक केस तो हो गया ये। अब नेक्स्ट केस देखना, नेक्स्ट केस की जब हम बात करेंगे यहां पे क्या होगा, ये लाइन लगा लेते हैं एक। अब देखो नेक्स्ट, देखो केस 2, इफ अमोनियम सॉल्ट हैव anion like यहां पे आपका आएगा NO3 माइनस आयन, NO2 माइनस आयन, ClO4 माइनस आयन, और इसके साथ आ जाएगा आपका IO3 माइनस आयन, Cr2O7 2 माइनस आयन। देन ऑन हीटिंग इट गिव्स क्या बोलेंगे? N2 गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में रिएक्शंस भी दी गई है। जैसे जो पहली 3 रिएक्शन मैं लिखवाऊंगा आपको, तीनों आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। तो देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम किसको हीट करते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं NH4NO2। ठीक, अमोनियम नाइट्राइट है ये, इसको हीट किया आपने,
ठीक, इस पे हीटिंग का निशान लगा लेना सब पे ना, थर्मल हीट दिखा देना। ठीक, तो हीट किया आपने तो क्या बनेगा, N2 गैस बनेगी प्लस 2H2O बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे NH4NO3 ले लिया होता, इसको हीट करते, इसको हीट करने पे क्या बनेगा, N2 गैस बननी चाहिए प्लस 2H2O। लेकिन अब देखो इसके पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या बनाता है, N2O की बजाय N2O बनाता है, जो फर्दर क्योंकि हीट कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, फर्दर क्या किस में टूट जाएगा, N2 गैस में और हाफ O2 में। ठीक, आप क्या बोलोगे, इसने क्या दिया, NH4NO2 ने क्या दिया है, N2 प्लस H2O, NH4NO3 ने क्या दिया, N2O2 और H2O। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में है, ये आपके पी ब्लॉक के एनसीईआरटी में है। और दिखवाता हूं, एक रिएक्शन और है, NH4 ट्वाइस Cr2O7 है, जो हीट करने पे क्या देता है, एक तो कलरलेस गैस देता है प्लस Cr2O7 देता है एक ग्रीन कलर्ड सॉलिड, Cr2O7 नहीं Cr2O3 देगा ये, Cr2O3 एक सॉलिड देता है जिसका कलर कैसा है, जो ग्रीन कलर्ड है, इसके साथ वाटर देता है। तो बताओ भाई वो कंपाउंड क्या था, वो था आपका NH4 ट्वाइस Cr2O7। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों आपके 12th में पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी रिएक्शन आ सकती है, बिल्कुल याद होनी चाहिए एज इट इज। समझ में आई कि नहीं आई, ये आपके काम का है। ठीक, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एक एक तीनों रिएक्शन एक एक आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो लिखो, इनको नोट करो अच्छे से और समझ समझ के लिखो, फिर एनसीईआरटी में वहां पे एक बार मैं 12th का टॉपिक जब आपको पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक, वहां पे भी लिखवाऊंगा, वहां भी बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से करानी है। ठीक, एनसीईआरटी एक बार हम कर लेंगे फिर हमारा डर खत्म हो जाएगा, फिर एग्जाम से अपने को डर ही नहीं लगेगा। ठीक, इसमें अगर इसका एग्जाम्पल ये और लिखना चाहो तो NH4IO3 ये भी लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, हीट करने के बाद ये N2 गैस देता है, I2 गैस देता है और O2 देता है प्लस वाटर देता है, इसमें ये रहता है। ठीक, रिएक्शन बैलेंस करके लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया, बता दिया आपको, बस इतना काफ़ी है, लिख लो। नेक्स्ट लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोराइड्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोराइड्स। देखो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके हाइड्रस, हाइड्रेटेड बोल दो, और एक एनहाइड्रेट, एक एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड एंड अनदर वन इज एनहाइड्रस। ठीक, पहले हम हाइड्रेटेड करेंगे, एनहाइड्रस लिख दो, एनहाइड्रेटेड लिख दो, एनहाइड्रस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हाइड्रेटेड की अगर बात करें, जैसे पहला आएगा आपका MgCl2.6H2O, ये वाला है, दूसरा आपका AlCl3.6H2O है, या आपका थर्ड FeCl3.6H2O है। अगर इनको हीट करते हैं, इनका हाई फाई होता है, हाई फाई मतलब हाई चार्ज बाई रेडियस रेशो, जो हमने पढ़ा था हाई फाई। सो ऑन हीटिंग दे गिव मेटल ऑक्साइड। ठीक, मेटल ऑक्साइड। और अगर बात की जाए जैसे CaCl2 है और आपका BaCl2 है, इनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो चार्ज बाई रेडियस रेशो थोड़ा कम रहता है, यानी लो फाई रहेगा। फाई का मतलब समझते हो ना, फाई तो हमने पढ़ा था, फाई इक्वल टू चार्ज बाई रेडियस रेशो, याद है ना। तो चार्ज बाई रेडियस रेशो क्या है, कम रहता है। सो ऑन हीटिंग दे गिव मेटल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करेंगे, अगर यहां पे बात की जाए जैसे MgCl2 है, इसको आपने हीट किया, MgCl2.6H2O, पानी उठ जाएगा और क्या देगा, MgO देगा प्लस HCl गैस देगा प्लस वाटर देगा, ये आपका बनता है। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही अगर आपने AlCl3 को हीट किया तो AlCl3 भी यही करेगा, आपका क्या करेगा, हीट करने पे Al2O3 प्लस HCl प्लस H2O दे देगा, रिएक्शन बैलेंस करते रहना बाद में। ठीक, और क्या बनेगा यहाँ पे, और अगर बात की जाए जैसे इनकी बात की जाए, CaCl2 है .6H2O, और इसको हीट करने पे CaCl2 मिलेगा CaCl2 प्लस H2O। ठीक, और ये यहाँ पे क्या है,
CaCl2 तो आपने सुना ना, CaCl2 क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। एक तो होता है हाइग्रोस्कोपिक, एक होता है डेलिक्विसेंट, और दोनों ही क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो हाइग्रोस्कोपिक में और डेलिक्विसेंट में क्या डिफरेंस है? हाइग्रोस्कोपिक उन्हें कहते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले लेकिन अपनी फिजिकल स्टेट चेंज ना करे। डेलिक्विसेंट किसे कहते हैं? वो इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी स्टेट ही चेंज कर लेंगे, मतलब खुद ही उसमें मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो कैसे याद रखता हूं मैं इसको? मैं ऐसे याद करता हूं, डेलिक्विसेंट मींस जो अपने मतलब मॉइस्चर को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, खुद को ही डाइल्यूट कर ले या खुद को ही डिजोल्व कर ले मॉइस्चर में। ठीक, तो जैसे CaCl2 है, ये क्या है आपका? CaCl2 किस केस में आएगा? हाइग्रोस्कोपिक है, ये अपने आप को डिजोल्व नहीं करेगा। NaCl है, वो डेलिक्विसेंट है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता 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 खुद ही लिक्विड बन जाता है ना। ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेना, नमक क्या हो जाता है, पानी बन जाता है उसका। ठीक, इधर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और लिखना चाहो तो लिख लो, BaCl2.6H2O। ये हीट करने पे अपने को क्या देगा? BaCl2 प्लस H2O दे देगा। ये अपना फर्स्ट केस है, समझ आ रहा है? ये तो हो गए हाइड्रेटेड। अब एनहाइड्रस की अगर बात करें, जिनके पास वाटर ना हो, यानी जैसे PbCl4 आ गया, ठीक, HgCl2 आ गया, FeCl3 आ गया, वाटर नहीं इस बार इनके पास, क्या करेंगे? ये हीटिंग करने पे ऑन हीटिंग दे गिव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल क्लोराइड प्लस Cl2 गैस। बस इतना करना है। जैसे PbCl4 है, PbCl4 को हीट करने पे आपको क्या मिलेगा? PbCl2 मिलेगा प्लस Cl2 गैस मिलेगी। HgCl2 को हीट करो, HgCl2 को हीट करोगे, या ये +2 में है तो ये क्या देगा? Hg2Cl2 +1 प्लस Cl2 गैस। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें FeCl3, ये क्या देगा? FeCl2 प्लस हाफ Cl2 गैस। ये ऐसे होता है। ठीक, अगर बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिख दोगे भाई? जैसे ये है, ये 2, ये तो ठीक है, इसने क्या दिया? हाफ Cl2। ठीक, ऐसे बैलेंस कर लेना। इनको भी लिख लो, ये आपने लिख लिए तो लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया। अपना एक यहाँ पे रहता है, वो लिख लेते हैं। लिखो, जिप्सम रह गया था, CaSO4.2H2O, क्योंकि ये S ब्लॉक का है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है, तो अपने को अच्छे से करना चाहिए। देखो CaSO4.2H2O, इसको क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। ठीक, इसको अगर हीट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? पहले मिलता है CaSO4.12H2O। यहां से डेड वाटर का मॉलिक्यूल 1.5 वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, और दिस इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, फिर इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट करने पे ये आपको क्या देता है? CaSO4 देता है, जो फर्दर क्या है? वही आपको मेटल ऑक्साइड देगा प्लस SO2 गैस देगा प्लस और क्या देगा? O2 गैस देगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ये भी एक अपना रह गया था, ये भी लिख लो वहां पे, जो जहां पे आपने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट लिखा है। लिखो इसको जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लास्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का, वो है अपना मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। देखो, इसमें अगर सबसे पहले हम फर्स्ट डे की मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं तो उसका ऑर्डर ही आता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ठीक, और सेकंड डे का अगर ऑर्डर लिखा जाए वो क्या आएगा आपका? इसमें थोड़ा चेंज है, बेकार, शर बजाएगा, मर जाएगा, ये ऑर्डर आता है, ये ध्यान रखना। ठीक, उल्टा सीधा हो गया, कर लोगे? लिख लेना, बेकार, सिर बजाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। ठीक, ऐसे याद कर लेना इसको। समझ आ रही बात? तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें, इसके बाद अपने पास आता है डी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक में अगर बात की जाए तो डी ब्लॉक का ऑर्डर ये आएगा, यहां पे 3D से ज्यादा 4D का और 4D से ज्यादा 5D का। समझ आ रही बात? अब देखो, सबसे बढ़िया मेटल कौन सी? सबसे बढ़िया मेटल कौन सी होगी? सबसे बढ़िया मेटल वो होगी जिसके पास ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो सबसे बढ़िया मेटल है उसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर हम बात करें 3D में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो लिखो, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज। बोलो भाई किसका होगा? यहां पे आप बोलोगे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्रोमियम, ये आ जाएगा आंसर। ठीक,
नेक्स्ट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 4D सीरीज क्या बोलेंगे, कौन सा आएगा 4D में, मोलिब्डेनम आ जाएगा, MO मोलिब्डेनम आ गया। नेक्स्ट है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 5D सीरीज, किसका आएगा, टंगस्टन का। और इनमें अगर आपसे पूछा जाए क्रोमियम, फिर सॉरी क्रोमियम का तो सबसे कम होगा, क्रोमियम के बाद कौन सा आएगा, मोलिब्डेनम, और सबसे ज्यादा टंगस्टन का आएगा। ठीक, तो यहां पे एक काम का ध्यान रखना, यहां पे आप बल्कि अलग पेन से लिख लेना, ये जो केस है आपका, ये ZN CD और HG पे लागू नहीं है, इनका ऑर्डर उल्टा होता है अगर कभी पूछ भी ले तो। ठीक, ये ध्यान देना, ये एक्सेप्शन है। समझ आ रही बात, 3D का ज्यादा है इसमें। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे जब हम बात करते हैं, यहां पे अगर बात की जाए नेक्स्ट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स किसका होगा, बोलो भाई, टंगस्टन का ही होगा, क्योंकि तीनों में किसका है, टंगस्टन का, तो सबसे ज्यादा टंगस्टन का। फिर आएगा लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स, किसका आएगा, मरकरी का। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल किसका है, कार्बन का। लास्ट लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल हीलियम का। ये हो गया आपका, ये चैप्टर था आपका इतना सा, बिल्कुल आसान सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आज का लेक्चर तो मेरे ख्याल में बहुत आसान रहा आपके लिए, कोई लंबा लेक्चर भी नहीं था, इजी भी था, आपने इजीली समझा, अच्छे से किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने केमिकल बॉन्डिंग को इतने अच्छे से पढ़ा है तो आपके ये इतना काम आएगा आगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, और बहुत सारे, ये मान के चलो जितना मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बहुत सारे टॉपिक करा दिए, तो ये मान के चलो आपके एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन आराम से केमिकल बॉन्डिंग से आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो दोबारा देखना है, अच्छे से इसका टेस्ट अटेम्प्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो ऐसे अगर आप मेहनत करोगे तो केमिकल बॉन्डिंग में आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो जैसा बताया गया है, समझाया गया है, फॉलो करने का बोला गया है, वैसे ही फॉलो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एस ब्लॉक। थैंक यू।